Good morning, everyone. Today we are going to start a new chapter, Forms of Business Organization. Forms of Business Organization क्या होता है बच्चों कि जो व्यावसायिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, संस्थान होते हैं, वो किस किस प्रकार के हो सकते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर. हम किस किस तरह का बिजनेस खोल सकते हैं. भाई आप बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करेंगे. एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे या एक बड़ा बिजनेस कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, या अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं. इन सब का नाम तो आपने सबने सुना ही है. तो उन सब की हमें यहाँ पर जानकारी लेनी है. ओके, तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी लेंगे. बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सबसे जो बड़ा काम होता है एक बिजनेसमैन का, उसे ये देखना होता है कि उसका बिजनेस कितने लंबे समय तक चलेगा. वो किस तरह के बिजनेस को लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम इन द फ्यूचर चला सकता है. क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शंस उसके रास्ते में आने वाले हैं, बिजनेस चलाने के रास्ते में आने वाले हैं. उसे लॉन्ग टाइम तक फ्यूचर में स्टैटिक रहना है, लंबे समय तक चलाते रहना अपने बिजनेस को, एक जैसा ही रहना है. ऐसा नहीं कि ऑब्स्टेकल्स आए तो प्रॉब्लम में आ जाए वो और बिजनेस को बंद कर कर घर पे बैठ जाए. ये सारी सिचुएशन को उसको पहले से कंसीडर करना पड़ेगा बिजनेस खोलने से पहले ही, तभी उसे बिजनेस स्टार्ट करना है. फिर जहाँ से बिजनेस स्टार्ट करेगा, ये वाली बात हम पहले भी कर चुके हैं, उसे वहाँ से ग्रोथ करनी है, बिजनेस को बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है. ऐसा नहीं कि उसने एक छोटी सी शॉप शुरू करी तो बस वहीं पे बैठे रहना है जीवन भर. नहीं, बड़ा भी करना है बिजनेस को, कुछ बड़ा सोचना है, अपनी अर्निंग पावर को बढ़ाना है, अपनी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको बढ़ाना है. क्योंकि जैसे जैसे आप बिजनेस करेंगे कंपटीशन भी बढ़ेगा, धीरे धीरे आपकी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ेगी, तो बिजनेस की ग्रोथ भी आपको बढ़ानी पड़ेगी. तभी आप लॉन्ग टाइम इन द फ्यूचर बिजनेस में बने रहेंगे. तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमें ये वाली बात बताएगा चैप्टर कि हमें किस किस तरह के बिजनेस अवेलेबल है मार्केट में जो हम चुन सकते हैं. सबसे पहली बात आती है सोल प्रोप्राइटरशिप. दूसरी बात आती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस. थर्ड थिंग है पार्टनरशिप. फोर्थ वन है कोऑपरेटिव सोसाइटी. फिफ्थ वन है जॉइंट स्टॉक कंपनी. इन सब के बारे में हम सेपरेटली इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट वन है सोल प्रोप्राइटरशिप. इसके बारे में पढ़ते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सोल, सोल का मतलब होता है बेटा अकेला, जो अकेला हो, सिंगल पर्सन, ओनली वन पर्सन. प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर, मालिक. अकेला व्यक्ति जो मालिक होता है बिजनेस का, वो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है. आपके आसपास लोकेलिटी में शॉप्स होती हैं जिन पे एक अकेला व्यक्ति बैठा रहता है जो बिजनेस का मालिक होता है. वही बिजनेस को, शॉप को खोलता है, बंद करता है, सामान लाता है, बेचता है. आप हमेशा उसे ही देखते हो, वही बिजनेस का मालिक है, आप उसे ही जानते हैं. वही कस्टमर से पैसे लेता है, सामान देता है. ऐसे बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहा जाएगा. सारे डिसीजंस वही सोल प्रोप्राइटर बिजनेस का ओनर लेता है. कंट्रोल सारा का सारा बिजनेस का उसके हाथ में ही है. मैनेज बिजनेस का वही, मैनेजमेंट जो बिजनेस का है वही करता है. यदि बिजनेस में कोई लॉस होगा तो उसका बियरर लॉस का, रिस्क का वही होगा. ऐसे बिजनेस को सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कहा जाता है. आप अपने आसपास के एरिया में, लोकेलिटी में देखते हैं ऐसे बिजनेस भरे पड़े हैं जहाँ पर एक सिंगल व्यक्ति होता है और जो सोल प्रोप्राइटर होता है. इसे सोल ट्रेडर के नाम से भी हम जानते हैं, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप के नाम से भी हम जानते हैं. ये सबसे पुराना फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ओल्डेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है. ठीक है, अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं आपके इस पेज पर.
JL हैंसन ने यहाँ पर डेफिनेशन दी है, सोल ट्रेडर इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर अ पर्सन इज सोलली रेस्पॉन्सिबल, अकेला वही रेस्पॉन्सिबल है जो बिजनेस में कैपिटल लगाता है, पूंजी लगाता है और रिस्क को भी बियर करता है, ठीक है, और मैनेजमेंट भी बिजनेस का वही व्यक्ति करता है। मतलब कि एक अकेला व्यक्ति है, वही बिजनेस को संभालेगा, वही बिजनेस को देखेगा, वही सब कुछ करेगा। डेफिनेशन से आप समझ गए होंगे सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। आपके आसपास जो जनरल मर्चेंट शॉप्स होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, ज़्यादातर मेनली सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होती हैं। फीचर्स क्या होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के? फॉर्मेशन एंड क्लोजर सबसे पहला दिया गया है, क्या कि इनको शुरुआत करना, स्टार्ट करना बड़ा आसान होता है। एक सिंगल व्यक्ति है, वो जब भी मन में ये डिसाइड करेगा कि मुझे बिजनेस खोलना है तो बिजनेस स्टार्ट कर लेगा। कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, कुछ भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है उसे, कोई लॉ से इजाज़त नहीं लेनी है, कानून की इजाज़त नहीं लेनी है। जब भी उसे ज़रूरत है बिजनेस स्टार्ट करने की, कुछ ज़रूरतें हैं, रिसोर्सेज को इकट्ठा करेगा और बिजनेस स्टार्ट कर लेगा। और जब भी उसे बंद करने की ज़रूरत है तो वो डिसॉल्व कर देगा, क्लोज कर देगा बिजनेस को। उसका मन नहीं लग रहा बिजनेस में, उसे लॉस हो रहा है, बिजनेस को बंद कर देगा। फॉर्मेशन एंड क्लोजर बड़ा आसान है, उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, सोलली डिपेंड अपॉन हिम। जब चाहे शुरू करे, जब चाहे बंद करे। ओके, सेकंड वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है बेटा लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है? दायित्व। पूरा का पूरी जो लायबिलिटी है वो उसी सोल प्रोप्राइटर की है। बिजनेस में प्रॉफिट लॉस, किसी को पैसे देने हैं, पेमेंट ऑफ डेब्ट करना है तो उसकी लायबिलिटी है। यदि बिजनेस में एसेट्स कम रह जाएं, लॉस हो जाए तो उसे अपने घर से पैसे देने पड़ेंगे, पर्सनल प्रॉपर्टी से पैसे देने पड़ेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर। घर के बर्तन भी बिक जाएंगे, ये लायबिलिटी है उसकी। अनलिमिटेड लायबिलिटी यहाँ पर कहा जा सकता है इस वर्ड को, अनलिमिटेड लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटर की क्या लायबिलिटी होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। थर्ड वन है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट। जितना भी प्रॉफिट होगा वो उसकी पॉकेट में जाएगा। यदि प्रॉफिट है तो उसकी जेब में, रिस्क है तो उसकी जेब में, सब कुछ उसकी ही पॉकेट में जाना है। सब कुछ रिवार्ड उसकी ही पॉकेट में जाएगा, डायरेक्ट रिवार्ड उसकी ही पॉकेट में जाएगा। ओके, कंट्रोल, सोल प्रोप्राइटर को हाथ में ही सारा का सारा कंट्रोल है। वन मैन शो लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल सब कुछ उसे ही है, सारे प्लान उसे ही बनाने, सारे डिसीजंस उसे ही लेने हैं। बिजनेस और पर्टिकुलर पर्सन जो बिजनेस का ओनर है वो डिफरेंट नहीं है, एक दूसरे से अलग नहीं है। नो सेपरेट एंटिटी। बिजनेस और बिजनेस का मालिक एक दूसरे से अलग नहीं है इन द आईज ऑफ लॉ। लॉ कहता है ये दोनों एक ही है। यदि बिजनेस का मालिक, ओनर, सोल प्रोप्राइटर लोगों से यदि धोखा करता है और वो कहता है कि नहीं नहीं बिजनेस धोखा कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है? बिजनेस कौन कंट्रोल कर रहा है? बिजनेस कौन चला रहा है? बिजनेस चला रहा है सोल प्रोप्राइटर। तो वो जो डिसीव कर रहा है, धोखा कर रहा है, कौन कर रहा है? सोल प्रोप्राइटर कर रहा है। तो सेपरेट एंटिटी नहीं है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। यदि उस सोल प्रोप्राइटर को कुछ हो जाता है तो बिजनेस भी बंद हो जाएगा। बीमार होना, मर जाना, फिजिकल एलिमेंट हो जाना, कोई भी इनकैपेसिटी, बूढ़ा हो जाना, अनसाउंड माइंड हो जाना, पागल हो जाना, किसका? सोल प्रोप्राइटर का। तो बिजनेस भी बंद हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस को कंट्रोल करने वाला कौन है? बिजनेस को चलाने वाला कौन है? वही पर्सन है। ओके, आप आज इसको पढ़ेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप को हमने कल पढ़ा था, आज हम उसके मेरिट्स पढ़ने वाले हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस खोलने के बाद।
तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरिट इज़ क्विक डिसीजन मेकिंग। क्या फ़ायदा होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस खोलने के बाद जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेसमैन है वो क्विक डिसीजन ले सकता है। क्विक डिसीजन कैसे ले सकता है? क्योंकि वो सोल है। सोल का मतलब अकेला है, अकेला व्यक्ति है जो बिजनेस को संभालता है। अब क्योंकि वो सिंगल है, उसे ही बिजनेस को मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, डिसीजंस सारे खुद को लेने हैं, उसे किसी से भी कंसल्ट करने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू कंसल्ट एनीवन। तो सारे के सारे डिसीजन खुद ही को लेने हैं, तो उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, उसकी टाइमली डिसीजन हो जाएगी। कोई भी अपॉर्चुनिटी उसके पास आएगी वो उसको मार्केट से ग्रैब कर सकता है, क्विक और टाइमली डिसीजन वो ले लेगा, मार्केट से अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा वो उठा लेगा। सेकेंड वन इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है? भाई बिजनेस जब हम करते हैं तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम रहती है कि हमारे बिजनेस के जो भी सीक्रेट्स हैं वो किसी को पता ना चल जाए, क्योंकि यदि सीक्रेट्स बाहर वालों को पता चल गए तो वो हमें कॉपी कर लेंगे, हमारे बिजनेस में लॉस हो जाएगा। बट जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हो, आप अकेले ही बिजनेसमैन हो, तो बाहर वाले को कैसे पता चलेगा कि आप बिजनेस में क्या कर रहे हो? क्योंकि सारी बातें को आपके ही मन में रहेंगी, क्योंकि आप अकेले हो बिजनेस करने वाले, तो सारे के सारे बिजनेस के जो भी सीक्रेट्स हैं आपके पास रहेंगे, तो बिजनेस के कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहेगी। ओके। थर्ड वन है डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब क्या है? सीधा फायदा। सीधा फायदा सिंपल सा मीनिंग एकदम से आपको समझ आ रहा होगा। बिजनेस किसका है? सोल प्रोप्राइटर का। बिजनेस कौन मैनेज कर रहा है? सोल प्रोप्राइटर। सामान कौन बेच रहा है? सोल प्रोप्राइटर। पैसा किसने लगाया? सोल प्रोप्राइटर ने। अरे अकेला सब कुछ सोल प्रोप्राइटर कर रहा है, सोल प्रोप्राइटर को ही बिजनेस का फायदा मिलेगा ना, जो भी प्रॉफिट होगा सोल प्रोप्राइटर को मिलेगा ना। जितना भी कष्ट उठा रहा है, जितना भी एफर्ट्स कर रहा है, वो सारा का सारा सोल प्रोप्राइटर के द्वारा है। तो यदि उस बिजनेस में उन एफर्ट्स का कुछ भी रिवार्ड मिलना है, जो भी अर्न होगा वो किसको होगा? सीधा सीधा फायदा किसको प्राप्त होगा? सोल प्रोप्राइटर को होगा। दैट्स इट। फोर्थ वन है सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट क्या होती है? एक बात समझिए, आपको घर वालों ने कुछ काम दिया, फॉर एन एग्जाम्पल, अब घर वालों ने कुछ काम दिया, आपको लगता है कि आपकी ड्यूटी है, मन से लगता है ड्यूटी, आपको ये काम करना ही है, और यदि वो काम पूरा हो जाता है तो आपको लगता है हाँ मैंने काम पूरा कर दिया, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, आपको अंदर से ये फीलिंग आती है। वैसा ही सब कुछ बिजनेस से सोचिए। बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया, अब बिजनेस स्टार्ट किया तो उसे था कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, बिजनेस में प्रॉफिट होना चाहिए, मुझे बिजनेस में एक पर्टिकुलर स्पोर्ट को अचीव करना है, एक पर्टिकुलर जगह पर पहुँचना है, मुझे कुछ मेरे ऑब्जेक्टिव्स मैंने सेटअप किए हैं, मेरा कुछ एम है, मुझे वो अचीव करना है, और एक दिन वो अचीव हो जाए, जो वो चाहता है वो सब कुछ अचीव हो जाए, तो उसके अंदर से कैसी भावनाएं उत्पन्न होंगी, उसको कैसा सेटिस्फेक्शन मिलेगा? वही सेटिस्फेक्शन सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है, कि हाँ ये वाली सेंस आना कि ये जो बिजनेस है मेरे द्वारा है, मैंने इसे बनाया है, मेरे द्वारा चलाया गया है, मैंने इसे मैनेज किया है, मैंने इसमें डिसीजंस लिए हैं, मैंने इसे कंट्रोल किया है, क्योंकि मैं अकेला था, मैं सोल था, मेरे अलावा इसमें किसी का भी हाथ नहीं है। तो ये सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट उसे मिलेगी। नेक्स्ट है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। बेटा ये वाली बात आप करेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ चुके हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है उसे स्टार्ट करना और एंड करना बहुत ही इजी है। भाई आप अकेले हो, आपने डिसीज़न लिया आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपने डिसीज़न लिया, आप कुछ कैपिटल लगाओ, रिसोर्सेज को इकट्ठा करो और बिजनेस स्टार्ट कर लो।
किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका मन करे आप बिजनेस को बंद कर दो, सब कुछ आपके हाथ में है, बहुत आसान है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ डिपेंड करता है केवल ओनली एंड ओनली ऑन द विल ऑफ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर की इच्छा पर ही सब कुछ निर्भर करता है। तो ये सब क्या है? मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके बाद बात आती है बेटा डीमेरिट्स या लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। लिमिटेशंस में सबसे पहली बात आती है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड का मतलब क्या है बेटा? बेटा सोल प्रोप्राइटर जो पर्सन है वो एक अकेला व्यक्ति है, तो उसके पास जो मनी है, कैपिटल है, वो भी क्या है? लिमिटेड है। वो पैसे भी कम ही होंगे, तो बिजनेस भी छोटा सा ही खुलेगा, बहुत बड़ा बिजनेस तो वो खोल नहीं सकता। रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। उधार यदि वो लेगा भी किसी से तो वो भी लिमिटेड मिलेगा। बैंक ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ा लोन दे देगा उसे। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं जब एक सिंगल व्यक्ति, सोल व्यक्ति कोई बिजनेस खोलता है, स्मॉल साइज का बिजनेस खोलता है, ये लिमिटेशन है। सेकंड वन है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। हमने बात करी थी कैरेक्टरिस्टिक में कि बिजनेस जो है सोल प्रोप्राइटरशिप डिपेंड करता है प्रोप्राइटर पर। यदि प्रोप्राइटर का स्वास्थ्य हेल्थ ठीक है तो बिजनेस भी अच्छा चलेगा। अब यदि उसका जीवन काल ही छोटा है, लाइफ स्पैन ही छोटा है, शॉर्ट है, तो बिजनेस कैसे अच्छा चलेगा? बिजनेस किस पर डिपेंड करता है? सोल प्रोप्राइटर पर। यदि सोल प्रोप्राइटर ही लंबे समय तक जी नहीं सकता तो बिजनेस भी नहीं चल पाएगा। सोल प्रोप्राइटर जल्दी बूढ़ा हो जाए, बीमार हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, उसकी लायबिलिटीज उसकी असेट्स से ज़्यादा हो जाए, तो बिजनेस भी लंबा नहीं चल पाएगा। थर्ड थिंग है अनलिमिटेड लायबिलिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आया था कि घर के बर्तन भी बिक जाएंगे। यदि बिजनेस बाहर वालों के पैसे, आउटसाइडर्स की लायबिलिटी को पूरा नहीं कर पाता, आउटसाइडर्स की लायबिलिटी को पूरा नहीं कर पाता, असेट्स इतनी नहीं है, डेब्ट्स ज़्यादा हो गए, तो एट दैट टाइम जो क्रेडिटर्स हैं, लेनदार हैं, वो अपने पैसे लेने के लिए पर्सनल असेट्स से भी, कहाँ से बेटा? पर्सनल असेट्स। पर्सनल असेट्स होता है जो प्रोप्राइटर है उसके घर के बर्तन भी, घर के सामान को भी बेचकर अपने पैसे निकलवा लेंगे। इसी बात को कहा जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। दुकान से नहीं, घर भी पहुंच जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा डीमेरिट है, लिमिटेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप में। फिर है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। मैनेजरियल एबिलिटी लिमिटेड है। भाई आप एक सिंगल व्यक्ति हो तो आप में जो एबिलिटी है वो भी क्या होगी? लिमिटेड होगी कि नहीं होगी? लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी का मतलब यही है। मतलब मैनेजमेंट आप जो बिजनेस का है वो लिमिटेड कर सकते हो। आप हर जगह नहीं देख सकते, हर जगह ध्यान नहीं रख सकते। आपका बिजनेस हर जगह से अच्छा नहीं कर सकता है। आपकी जो मैनेजरियल एबिलिटी है वो लिमिटेड होगी। आपको किसी न किसी की, बाहर वाले की हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे लॉयर की हेल्प तो लेनी पड़ेगी ही, तो आप में मैनेजरियल एबिलिटी तो है, बट लॉ के मामले में तो लॉयर की हेल्प लेनी पड़ेगी, सीए की हेल्प तो लेनी पड़ेगी। आप सीए तो नहीं हो सकते हो। यदि आपको कोई ऐसा मैटर फंस गया टैक्स का तो उनसे तो बात करनी ही पड़ेगी। तो मैनेजरियल एबिलिटी वहाँ पर क्या हो जाएगी? लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि आप अकेले व्यक्ति हो। यदि कोई बड़ा बिजनेस होता है जहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति काम करते, हो सकता है वहाँ पर बहुत सारे पर्सन्स काम करते, तो वहाँ पर मैनेजरियल एबिलिटी भी क्या होती? ज़्यादा हो जाती, क्योंकि पर्सन्स भी क्या है?
ज़्यादा काम करते हैं। एक लॉयर हो सकता है, एक सीए हो सकता है, एक मैनेजर हो सकता है, एमबीए पर्सन हो सकता है, जिनके पास अलग अलग क्वालिटीज़ हो सकती हैं, बट एक व्यक्ति के पास कुछ लिमिटेड क्वालिटीज़ ही हो सकती हैं। तो ये क्या है? ये सभी आपकी मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं किसकी? सोल प्रोप्राइटर की। आज आप इन्हें पढ़ेंगे। इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो केस पढ़ने जा रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब तक हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, अब हम पढ़ेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ये कैसा बिजनेस होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस? बेटा जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होता है वो आपके आसपास ज़्यादातर आपके एरिया में देखने को मिल जाता है। ये होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसमें क्या होता है? एक ही बिजनेस पे पिता पुत्र साथ में बैठकर बिजनेस करते हैं। एक परिवार की 2-3 पीढ़ियां एक साथ बैठकर बिजनेस करती हैं। दादा पिता पुत्र एक साथ बैठकर बिजनेस करते हैं। वो वाले बिजनेस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस यहाँ पर इंडिया में देखने को मिलते हैं। आपके आसपास के एरिया में देखने को मिलते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस ज़्यादातर जो देखने को मिलता है जॉइंट हिंदू फैमिली जो होती हैं उनमें देखने को मिलता है। ये जॉइंट हिंदू फैमिली वाली बिजनेसेस जो होती हैं उनमें देखने को मिलता है। आपने आसपास देखा होगा मैसर राधे श्याम एंड सन्स, कृष्ण श्याम एंड सन्स, ये वाले जो बिजनेस होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो होते हैं वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से गवर्न होते हैं। मतलब कि इन पर जो एक्ट लागू होता है वो कौन सा होता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। मैं आपको बता दूं इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म जो होता है, सबसे पुराना फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है। इंडिया में सबसे पहले यही इसी तरह के बिजनेस देखने को मिलते थे, जहाँ एक ही बिजनेस पर सारी पीढ़ियाँ बैठती थी। पहले पिता बैठते थे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, इसी तरह से फैमिली बिजनेस चला करते थे। ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के नाम से ये जाना जाता है। अब इसमें होता क्या है? जैसे ही एक मेल चाइल्ड बर्थ लेता है, मतलब कि जैसे ही एक मेल चाइल्ड बच्चे का जन्म होता है परिवार में, वैसे ही वो बिजनेस का मेंबर बन जाता है। अब प्रॉब्लम ये आ गई, आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि सर बच्चे ने जन्म लिया था वो तो बिजनेस पे बैठ ही नहीं सकता। नहीं, यहाँ पर मीनिंग इस बात से है कि उसका बिजनेस में शेयर हो जाता है, उसका भी बिजनेस में पार्ट हो जाता है, हिस्सा हो जाता है। उसका भी बिजनेस में क्या हो जाता है बेटा? हिस्सा हो जाता है। 2-3 सक्सेसिव जो होती है जनरेशन्स बिजनेस में बैठती रहती हैं। यहाँ पे होता क्या है इस तरह के बिजनेस में? जो घर के सबसे बड़े मेंबर होते हैं, सबसे बूढ़े मेंबर, एल्डेस्ट मेंबर जिसे कहते हैं, एल्डेस्ट मेल मेंबर जिसे कहते हैं, वो कौन होता है? जैसे दादाजी, तो वो बिजनेस के कंट्रोलर होते हैं। बिजनेस का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में होता है। उन्हें बिजनेस का कर्ता कहा जाता है। कर्ता क्या कहा जाता है? बिजनेस का कर्ता या मैनेजर। उनके हाथ में बिजनेस का सारा कंट्रोल होता है, वो बिजनेस को मैनेज करते हैं, सारे डिसीजंस भी वो बिजनेस के लेते हैं। काम सभी मेंबर्स मिलकर कराते हैं, बट डिसीजंस किसके चलते हैं? कर्ता के चलते हैं। सभी मेंबर्स को पूरा अधिकार है बिजनेस की प्रॉपर्टी पर। सभी काम भी करेंगे, अपना अपना प्रॉपर्टी का हिस्सा भी लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो बिजनेस है बच्चों वो कुछ इस तरह का है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होके आई है। मतलब आपने खुद नहीं बनाई है, आपके पिताजी ने बनाई, आपके दादाजी ने बनाई है, तब जाकर ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जाकर बना है, क्रिएट हुआ है।
इसके मेंबर्स अपने आप को आपस में अपने आप को कहते हैं को पार्टनर्स। क्या कहते हैं? को पार्टनर्स। जैसे 5 बंदे एक साथ मिलकर बिजनेस शुरू करें तो आपस में क्या कहेंगे? पार्टनर। एक दूसरे को क्या कहेंगे? पार्टनर। बट यहाँ पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक दूसरे को क्या कहा जाता है? को पार्टनर्स। क्या कहा जाता है? को पार्टनर्स। बात समझ में आ रही है? इंडिया में 2 तरह का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस देखने को मिलता है। कौन कौन सा? दया भागा और मिताक्षरा। जो दया भागा है वो है वेस्ट बंगाल में। कहाँ है दया भागा? वेस्ट बंगाल में। दया भागा में क्या होता है? मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड, दोनों को बिजनेस में बराबर का अधिकार होता है। मतलब कि दोनों में से कोई भी जन्म ले बिजनेस में पार्ट हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा। वेस्ट बंगाल को छोड़कर पूरे इंडिया में, रेस्ट ऑफ द इंडिया में जो लगता है वो लगता है मिताक्षरा। और उसमें क्या होता है? मिताक्षरा में होता है बेटा ये कि ओनली मेल चाइल्ड, क्या होता है बेटा? ओनली मेल चाइल्ड को ही हिस्सा होता है बिजनेस में। किसके? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बिजनेस में, जॉइंट हिंदू फैमिली के बिजनेस में। तो एक बात आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी, दया भागा में मेल फीमेल का कोई भी चक्कर नहीं है, सबका बराबर हिस्सा है, जो कि केवल वेस्ट बंगाल में है। और मिताक्षरा में मेल फीमेल का चक्कर है, केवल मेल को हिस्सा है। वेस्ट बंगाल को छोड़कर पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया में मिताक्षरा लगता है और वहाँ पे मेल चाइल्ड को हिस्सा मिलता है, फीमेल चाइल्ड को हिस्सा नहीं मिलता। अब यहाँ पे बात आती है फीचर्स की। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के फीचर्स क्या है? तो पहली बात तो फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कैसे होता है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है कुछ, ठीक है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनहेरिट होके आई हुई है, पिता से पुत्र को, पुत्र से फिर उसके पुत्र को, इस तरह से जाती है, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, 3 पीढ़ियां एक साथ बैठती हैं। दूसरी बात है यहाँ पर बेटा लायबिलिटी। लायबिलिटी सभी मेंबर्स की जो है लिमिटेड है। सभी मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। बट बेटा यहाँ पर जो कर्ता है, कर्ता की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। जो दादाजी हैं, जो कंट्रोलर हैं बिजनेस के, जो एल्डेस्ट मेंबर है, जो भी बिजनेस को संभालते हैं, जिनकी सारी जगह चलती है, उनकी लायबिलिटी तो अनलिमिटेड है। उनसे तो पर्सनल भी पैसे लिए जा सकते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में होता था ना कि घर के बर्तन भी बिक जाएंगे, घर से भी पर्सनल जो असेट्स होंगी वो भी बेच के पैसे ले लिए जाएंगे यदि बाहर वालों के पैसे पूरे ना हुए। ऐसे ही यहाँ पर कर्ता को पर्सनली भी पैसे देने पड़ सकते हैं। बट यदि बात करें मेंबर्स की, बाकी सभी मेंबर्स की, उनकी लिमिटेड लायबिलिटी है। अब लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? जितना भी बिजनेस में प्रॉपर्टी है वो तो खत्म हो जाएगी, बाकी मेंबर्स के घर पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पर्सनल प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं लिया जाएगा। बट कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी से भी लिया जाएगा। फिर बात आती है कंट्रोल की। तो कंट्रोल आप समझ ही चुके हैं, कंट्रोल जो है वो कर्ता के हाथ में है। सारा का सारा मैनेजमेंट जो है वो कंट्रोल, डिसीजंस जो है वो कर्ता के हाथ में है। बिजनेस की कंटिन्यूटी की बात करें, बिजनेस चलता रहता है, दादाजी के बाद पिताजी, पिताजी के बाद पुत्र, इसी तरह बिजनेस ट्रांसफ़र होता रहता है अलग अलग बंदों को, एल्डेस्ट मेंबर्स को। यदि मान के चलिए एक पिता के 3 पुत्र हैं, ठीक है, 3 बच्चे हैं, तो 3 में से पहले सबसे बड़े के हाथ में बिजनेस रहेगा, फिर उनसे छोटों के हाथ में, फिर उनसे छोटे के हाथ में। इस तरह से एल्डेस्ट मेंबर के हाथ में कंट्रोल फैमिली बिजनेस का रहता है, वो कर्ता कहलाता है। बात आती है माइनर मेंबर्स की। तो माइनर का मतलब क्या होता है? माइनर मेंबर का मतलब होता है जिसने अभी 18 ईयर्स ऑफ एज नहीं ली है, मतलब कि जो 18 वर्ष का नहीं हुआ है, तो माइनर मेंबर हो सकता है। यहाँ पर तो पहले ही बता दिया कि
जैसे ही कोई बर्थ लेता है, जन्म लेता है, वैसे ही वो अपने हिंदू फैमिली बिजनेस में मेंबर बन जाता है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में माइनर भी मेंबर हो सकता है। ओके, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ रहे थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने अभी क्या क्या पढ़ा है? सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पढ़ी है। अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है बेटा? पार्टनरशिप पढ़ने से पहले थोड़ा सा सोल प्रोप्राइटरशिप में आते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में केवल एक ही पर्सन होता है जो बिजनेस करता है। ओनली वन पर्सन इज देयर जो बिजनेस करता है। अब उस वन पर्सन के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी होती है, कैपिटल होती है जो वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी होती है, सारे डिसीजन लेने में सक्षम नहीं होता, कभी कभी उसकी सोच से बाहर के डिसीजन उसे लेने पड़ते हैं। तो एट दैट टाइम उसे प्रॉब्लम हो जाती है। अब वो क्या करे? तो वो अपने साथ किसी साथी को ले ले। साथी को मतलब क्या? पार्टनर को ले ले, किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को, और उसे बिजनेस में पार्टनर बना ले, जो साथ में मिलकर क्या कर ले? काम कर ले। जिससे कि अब क्या होगा? कैपिटल भी ज़्यादा हो जाएगी। जब बिजनेस में दूसरे पार्टनर्स आएंगे तो वो अपनी अपनी कैपिटल लाएंगे, बिजनेस में कैपिटल ज़्यादा हो जाएगी। अलग अलग एबिलिटीज़ हो जाएंगी पार्टनर्स में, मैनेजरियल एबिलिटीज़, अलग अलग डिसीजन लेने में सक्षम हो जाएंगे, हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं। तो एट दैट टाइम सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही बंदा होता है। पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा पर्सन्स हो सकते हैं, वो ज़्यादा पर्सन मिलकर बिजनेस कर सकते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बदल कर किस में बदल जाएगी? पार्टनरशिप में बदल जाएगी। तो हम यहाँ पर बिल्कुल नए रूप से पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। ऐसे ही हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि 2 और मोर पर्सन्स होते हैं, ठीक है? रिलेशन होता है किसके बीच का? 2 और मोर पर्सन्स। वो पर्सन्स क्या करते हैं? एग्रीमेंट करते हैं किस बात का? टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, कि कोई बिजनेस करेंगे और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब है या तो सभी के सभी एकजुट होकर बिजनेस को चलाएंगे, सभी एक साथ बिजनेस के कार्य करेंगे, सब अपनी अपनी ड्यूटी को डिसाइड कर लेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से कुछ, जैसे कि मान के चलिए फॉर एन एग्जांपल देयर आर 5 पार्टनर्स, 5 पार्टनर्स हैं, तो 5 में से 3 बिजनेस संभालते हैं, 2 नहीं संभालते, 2 ने बस कैपिटल लगाई हुई है और कहते हैं भैया हमारा तो जितना प्रॉफिट होगा हमें दे देना, हम काम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास दूसरा काम भी है, अपना पर्सनल काम भी है। तो बिल्कुल बाकी के 3 संभाल सकते हैं 5 में से। तो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, उनमें से एक भी कर सकता है। मान के चलिए एक के पास पैसे की कमी थी, उसने क्या करा? बाकी 4 से पैसे ले लिए, उन्हें भी पार्टनर बना लिया। बिजनेस अपने आप चलाता है, बाकी सबको शेयर ऑफ प्रॉफिट उनका देता है, उनका जितना जितना हिस्सा होता है बिजनेस में एट द एंड ऑफ ईयर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो पार्टनरशिप में क्या होता है? मिनिमम 2 पर्सन्स आर देयर। कितने पर्सन्स होते हैं? 2 पर्सन्स होते हैं। और 2 पर्सन्स क्या करते हैं? मिनिमम 2 याद रखना, और मैक्सिमम होते हैं 50। मतलब कितने हो सकते हैं? 2 to 50, 2 से 50 तक मेंबर, मैक्सिमम 50 पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये सोल प्रोप्राइटरशिप से इस तरह से अलग है। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही बंदा था। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक फैमिली थी, एक ही फैमिली के पूरे मेंबर्स थे। और यहाँ पे पार्टनरशिप में डिफरेंट पर्सन्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, जानकार हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो फैमिली हो, ठीक है ना? यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। जो मेन डिफरेंस है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप में यही है। ओके, पार्टनरशिप में जो है एग्रीमेंट के जरिए पार्टनर बनता है। हु हैव एग्रीड, लिखा हुआ ना एग्रीमेंट। जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा पार्टनर्स के बीच में तब तक कोई नया पार्टनर नहीं बन सकता। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या था कि फैमिली में जैसे ही कोई मेल चाइल्ड बर्थ लेता है वैसे ही वो क्या बन जाता है? मेंबर बन जाता है। तो ये मेन डिफरेंस है किसमें? पार्टनरशिप में और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में।
फिर बेटा इसके बाद बात आती है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहले है फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। फॉर्मेशन जो होता है वो एग्रीमेंट के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? एग्रीमेंट के थ्रू। पार्टनर्स में समझौता होगा, बैठ के बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होगा कि चलो हम पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे, किस तरह का बिजनेस करेंगे, कौन कौन होगा, कितने पैसे लाएगा, टर्म्स कंडीशंस को डिस्कस करेंगे, लिखेंगे या ओरली बात करेंगे और तब जाकर पार्टनरशिप बिजनेस बनेगा। ठीक है ना, एग्रीमेंट के जरिए। जबकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता था, जैसे ही बर्थ होती थी किसी मेल चाइल्ड की अपने परिवार में मिताक्षरा में, वैसे ही वो मेंबर बन जाता था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। चलिए दूसरा पॉइंट है लायबिलिटी का। लायबिलिटी में क्या है बेटा, यहाँ पर जो पार्टनर्स की लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। मैं यदि आपको रिवाइज कराऊं, सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी अनलिमिटेड थी। उसके घर की प्रॉपर्टी भी, घर के बर्तन भी बिक जाते थे यदि बाहर वालों के पैसे वो नहीं दे पाता था। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में केवल कर्ता की, किसकी, ओनली कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, बाकी सभी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड थी। मतलब कि कर्ता के घर के बर्तन बिकते थे, एल्डेस्ट मेंबर के घर के बर्तन बिकते थे, बाकी सबके घर के कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। ठीक है, बट यहाँ पर पार्टनरशिप में सभी के सभी पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी है। उनकी पर्सनल असेट्स से भी पैसे दिए जा सकते हैं। यदि बिजनेस की असेट्स पूरे पैसे नहीं दे पाई तो कहाँ से पैसे दिए जाएंगे? पर्सनल असेट्स से। ओके, फिर इसके बाद आती है थर्ड पॉइंट आता है बेटा रिस्क बियरिंग। तो सीधी सी बात है, पार्टनर्स जो हैं पूरी एक टीम है, सबके सब, और टीम रिस्क बिजनेस को होगा तो पूरी की पूरी टीम बियर करेगी, पूरी की पूरी टीम उठाएगी उस रिस्क को। सभी के सभी जैसे प्रॉफिट्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो यदि लॉस हो गया तो उसे भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? लॉसेस को भी। मान के चलिए सबने कहा इक्वल प्रॉफिट्स बांटेंगे, और किसी ईयर में लॉस हो गया तो लॉस को भी इक्वल ही बांटना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फिर बात आती है बेटा डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। पार्टनरशिप में जो डिसीजन मेकिंग होती है, कंट्रोल होता है डे टू डे का, वो सभी पार्टनर्स आपस में अपनी अपनी राय दे सकते हैं। म्यूचुअल कंसेंट से होता है। किससे होता है? म्यूचुअल कंसेंट। सभी आपस में अपनी राय देंगे तब जाकर कोई डिसीजन लिया जा सकता है। अब यहाँ पे बात आती है कि 5 पार्टनर्स हैं, 3 मान रहे हैं किसी काम को करने के लिए और 2 नहीं मान रहे, तो 3 जो मान रहे हैं उनकी बात मान ली जाएगी। मतलब क्या है, एक तरह से मेजॉरिटी विंस, जिसमें ज़्यादा वोट्स होंगे वो जीत जाएगी, एक तरह से उसकी बात मान ली जाएगी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनमें सभी पार्टनर्स एग्री होने चाहिए, और डे टू डे एक्टिविटीज़ में सामान लेना है, नहीं देना है, इसको देना है, यहाँ बेचना है, ये करना है, वो करना है, डे टू डे एक्टिविटीज़ में मेजॉरिटी से डिसीजन लिए जाएंगे। और कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जहाँ पर सभी पार्टनर्स की कंसेंट होनी जरूरी है। यदि सभी हाँ करेंगे तभी कुछ हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, हमें एक न्यू पार्टनर लेना है। अब न्यू पार्टनर लेने में बिजनेस में 5 पार्टनर है, 6ठा पार्टनर बनाना है। 5 में से 5 हैं अभी, और 6th एक और प्लस करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। अब 3 तो तैयार हैं, 2 तैयार नहीं है लाने के लिए, कह रहे हम 6ठे को नहीं बुलाएंगे, हम 5 ही ठीक हैं। तो न्यू पार्टनर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? यहाँ पे मेजॉरिटी रूल नहीं लगेगा, क्योंकि सभी की कंसेंट होनी चाहिए, सभी की सहमति होनी चाहिए। तो कुछ मैटर्स ऐसे हैं जहाँ पर सभी की एक्सेप्टेंस ली जाएगी, कंसेंट ली जाएगी, और कुछ मैटर्स ऐसे हैं जहाँ पर मेजॉरिटी होगी। इसके बाद आती है कंटिन्यूटी। बेटा कंटिन्यूटी को मैं बताता हूँ, जैसे ही कोई पार्टनर मरेगा, डेथ होगी, रिटायर होगा, बूढ़ा होके जाएगा, इंसैनिटी, पागल हो जाएगा या इंसॉल्वेंट हो जाएगा, तो पार्टनरशिप बिजनेस भी डिसॉल्व हो जाएगा, अपने आप ही बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि एक पार्टनर के मरने से, एक पार्टनर बूढ़े होने से, बूढ़े होकर बिजनेस छोड़कर जाने से, पागल होकर जाने से, इंसॉल्वेंट, दिवालिया होने से बिजनेस बंद हो जाएगा अपने आप ही। अब
इस बात का क्या रिजोल्यूशन है? बाकी बचे पार्टनर्स यदि इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि हम अब बिजनेस चलाएंगे, तो फिर बिजनेस एक पार्टनर के मरने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? मैंने क्या कहा, बाकी बचे पार्टनर्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, भाई एक पार्टनर जा रहा है, जाने दो, हम जितने बचे हैं उतने को बिजनेस को चलाएंगे। 5 हैं, 5 में से एक जा रहा है छोड़ के, कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा भी जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि वो कॉन्ट्रैक्ट कर लें। और यदि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे तो बिजनेस बंद हो जाएगा। अब आपने कहा सर 2 पार्टनर है, 2 में से एक जा रहा है। बेटा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिनिमम 2 पार्टनर्स जरूरी हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, और 2 में से एक चला जाएगा तो पार्टनरशिप अपने आप ही खत्म हो जाएगी। याद रखने वाली बात, ये वाली बात मैं आपको बता ही चुका हूँ। मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं बेटा? मैक्सिमम होते हैं 50। कितने होते हैं बेटा? 50। मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। अब बेटा आपको यहाँ पे कंफ्यूजन दिखेगा। कंफ्यूजन कैसा दिखेगा? आपको यहाँ पे 100 भी लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इसमें 100 लिमिट है मैक्सिमम जो एक्ट में दी गई है, वो अप्लाई नहीं होती अभी बिजनेसेस में। जब कानून कह देगा कि 100 भी हो सकते हैं, उस दिन से 100 भी हो सकते हैं। कानून में लिखा है कि 100 भी हो सकते हैं। इंडियन कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, इंडियन कंपनीज एक्ट जो 2013 है, उसमें लिखा हुआ है कि 100 मेंबर्स तक पार्टनरशिप में बिजनेस में मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, बट वो अप्लाई नहीं है अभी। अभी आपको केवल इतना पड़ रहा है मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। ये 100 की बात आप यहाँ से भूल जाएंगे। ओके, फिर इसके बाद लास्ट में बात आती है बेटा सबसे बाद में म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या है? कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये वाली बात मैंने आपको डेफिनेशन में बताई थी। 5 पार्टनर्स हैं, 5 में से 3 बिजनेस के काम को संभाल रहे हैं, 2 नहीं संभाल रहे, एक ही संभाल रहा है, बाकी 4 अपने घर पे बैठ के प्रॉफिट लेते हैं, उन्होंने कैपिटल लगाई हुई है। ठीक है, या फिर 5 के 5 संभालते हैं। जब 5 के 5 संभालते हैं तो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, और यदि 5 में से केवल एक संभाल रहे हैं, केवल 2 संभाल रहे हैं, तो एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, इसकी दूसरी एक बात हो रहा है म्यूचुअल एजेंसी की, कि म्यूचुअल एजेंसी में कहते हैं एक पार्टनर एक समय पे पार्टनर भी है, पार्टनर का मतलब प्रिंसिपल भी है, मालिक भी है बिजनेस का, और एजेंट भी है। कैसे बेटा? प्रिंसिपल जब ऐसे है जब वो दूसरे को आदेश देता है, दूसरे पार्टनर्स को कहता है कि ये काम करो, ये काम करो, मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, अब आपको निभाना पड़ेगा। बिजनेस में मैंने उस व्यक्ति को, दूसरे पर्सन को सामान देने का प्रॉमिस किया है, अब उसे सामान देना पड़ेगा। तो बिजनेस में सारे पार्टनर्स डिसीजन ले सकते हैं, उसने भी सामान बेच दिया, अब सामान देना पड़ेगा, तो उस समय वो क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया, बिजनेस का मालिक हो गया, क्योंकि मालिक की तरह काम कर रहा है वो। और दूसरे समय पे एजेंट भी है। एजेंट कैसे है? एजेंट है जब वो दूसरों के लिए कार्य करेगा, दूसरे पार्टनर्स के लिए कार्य करेगा, तब वो क्या हो जाएगा? एजेंट, नौकर बन जाएगा। तो एक पार्टनर दोनों कर्तव्य निभाता है, दोनों अपनी लायबिलिटी निभाता है बिजनेस में, मालिक भी और नौकर भी। मालिकों की तरह डिसीजन लेता है, काम करता है, दूसरों को अपने द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट से बाइंड करता है, बांधता है। और नौकर तब होता है जब दूसरे उसको काम करने के लिए कहते हैं, दूसरे पार्टनर्स के कॉन्ट्रैक्ट को उसे मानना पड़ता है। ये म्यूचुअल एजेंसी है। ठीक है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप इसमें मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था, आज हम पार्टनरशिप के मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। मेरिट्स की बात करें तो सबसे पहला जो मेरिट है पार्टनरशिप का वो है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। व्हाट डू वी मीन बाय ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर? कि पार्टनरशिप को बनाना बड़ा आसान है। बनाना आसान कैसे है भाई? जब भी पार्टनर को आपस में एग्रीमेंट करना है, वो आपस में बात करेंगे, डिसाइड करेंगे कि आओ हम बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ टर्म्स कंडीशन डिसाइड करेंगे,
उन्हें रिटन में लिखेंगे या ओरली आपस में डिसाइड करेंगे और बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं थी, इसी तरह से यहाँ पर भी बिजनेस स्टार्ट करने में ज़्यादा टेंशन नहीं है। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस स्टार्ट करना ज़्यादा इजी था। यहाँ पे थोड़ा सा हेक्टिक है क्योंकि एक से ज़्यादा पर्सन्स हैं, तो सबकी जो भी कंसेंट है वो लेनी पड़ती है, राय सबकी लेनी पड़ती है। इसी तरह से क्लोजर भी आसानी से हो जाता है पार्टनरशिप बिजनेस का। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, देखिए दूसरा पॉइंट सोल प्रोप्राइटरशिप में जो था वो था क्विक डिसीजन मेकिंग, जल्दी से डिसीजन हो जाता था क्योंकि एक ही पर्सन था। यहाँ पे ये नहीं दिया है क्विक, जल्दी नहीं, बट बैलेंस्ड दिया है। क्विक तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ज़्यादा होता है, यहाँ पे बैलेंस्ड होता है क्योंकि पार्टनर्स एक से ज़्यादा हैं, तो सबकी कंसेंट ली जाती है, सबकी राय पूछी जाती है, सबका सजेशन लिया जाता है, और जो ठीक होता है, उपयुक्त होता है, बेटर होता है, वो ऑप्शन चुन के तब डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि सभी के सभी पार्टनर्स अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो अपना अपना एक्सपर्टाइज लगाते हैं, इसलिए डिसीजन क्या होता है, बेटर डिसीजन होता है। थर्ड वन है मोर फंड्स। मोर फंड्स का मतलब ज़्यादा पैसे, सीधी सी बात है, आप समझ भी गए होंगे। मोर फंड्स, कैपिटल, ज़्यादा कैपिटल, बिजनेस में पैसे ज़्यादा लग जाएंगे। एक पर्सन होता है कम, 2 पर्सन होंगे थोड़े पैसे ज़्यादा होंगे, 3 पर्सन होंगे और ज़्यादा पैसे होंगे, 4 पर्सन होंगे और ज़्यादा कैपिटल लगेगी। तो जितने जितने पर्सन बढ़ते जाएंगे उतनी की उतनी कैपिटल क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं आपको बताया गया है, 50 पार्टनर्स। कितने हो सकते हैं बच्चों, 50। तो यदि हम देखें अप टू 50 पार्टनर्स तक भी करने हैं तो कैपिटल कितनी सारी हो जाएगी, तो मोर फंड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क। शेयरिंग ऑफ रिस्क में क्या मेरे बच्चों, शेयरिंग ऑफ रिस्क में है कि जो भी लॉस होने वाला है, जो भी टेंशन है इस तरह की, लॉस फ्यूचर में होने वाला है, वो केवल एक पर्सन को बियर नहीं करना पड़ेगा, एक पर्सन पे बर्डन नहीं पड़ेगा। जब पर्सन एक से ज़्यादा है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रिस्क जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सभी को बियर करना पड़ेगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या टेंशन थी, यदि लॉस होता था तो एक ही पर्सन को बियर करना पड़ता था, बट यहाँ पर सारे पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो एक पर्सन पर बर्डन कम पड़ेगा। ठीक है, सीक्रेसी, यहाँ पर भी सीक्रेसी रहती है। डिसीजंस जो भी लिए गए हैं, बिजनेस के जो भी सीक्रेट्स हैं, वो पार्टनर्स के बीच में रहते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते। बट मैं आपको बता दूं, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो सीक्रेसी थी वो सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि वहाँ पर एक ही पर्सन था बिजनेस का ओनर, इसलिए सीक्रेट जो भी थे वो उसके पास थे और किसी को पता नहीं थे। पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा पर्सन है, मोर देन 1 पर्सन आर देयर, तो सीक्रेसी है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप से कम सीक्रेसी है। ठीक है ना, ये थे फीचर्स, मेरिट, सॉरी। अब बात चल रही है लिमिटेशंस की, डिमेरिट्स की। सबसे पहला है अनलिमिटेड लायबिलिटीज़, के बारे में हम बात भी कर चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी, फीचर्स में भी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनर्स जो होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, उनकी जो लायबिलिटी होती है मेरे बच्चों वो अनलिमिटेड होती है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में यदि लॉस होता है तो क्रेडिटर्स, बाहर वाले व्यक्ति अपने पैसों को, घर के बर्तन भी बेच देते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर होता है उसके पर्सनल असेट्स भी बेच देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी पार्टनर्स की पर्सनल असेट्स बिक जाएगी, हर एक पार्टनर्स की। और याद करो एचयूएफ में क्या होता था, एचयूएफ में केवल कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी, बाकी मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती थी। बट सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में
सभी की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिमिटेड रिसोर्सेज, देखिए ये इस वाली बात का ना, यहाँ पे जो मोर फंड्स दिए हुए इस वाली बात का एक्सेप्शन है। कैसे भाई, ऊपर तो कहा बहुत सारे पैसे आ गए, एक से ज़्यादा पर्सन है तो ज़्यादा पैसे लग गए बिजनेस में, कैपिटल ज़्यादा हो गई। और यहाँ पे कह रहे हैं लिमिटेड रिसोर्सेज, फिर भी लिमिटेड है। लिमिटेड कैसे हैं? अरे भाई 50 ही तो मेंबर है, 50 ही तो पार्टनर है, तो 50 पार्टनर के पास भी तो पैसे लिमिटेड ही होंगे। तो एक लिमिट है कि बस 50 मेंबर्स के पास, 50 पार्टनर्स के पास, 50 पर्सन्स के पास जितना पैसा है वो उतना ही लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकते, क्योंकि 50 से ज़्यादा मेंबर भी नहीं हो सकते। बेटा लास्ट वन है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं? झगड़े। जहाँ एक से ज़्यादा पर्सन है बिजनेस में, वहाँ उनके बीच में क्या हो सकते हैं? झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि एक कहेगा मुझे इस ऑप्शन पे जाना है, मुझे ये तरीका इस्तेमाल करना है, दूसरा कहेगा नहीं ये वाला तरीका गलत है, तो आपस में मनमुटाव हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग होती है, सभी व्यक्ति एक जैसी सोच के नहीं होते, और वो सब पार्टनर्स हैं, सब सोचते हैं मेरी भी चलनी चाहिए। इसी वजह से उन लोगों के बीच में क्या हो जाते हैं? डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, ये वाली बात हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ी थी। यदि कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, पार्टनर की डेथ हो रही है, इंसैनिटी, पागलपन हो रहा है पार्टनर को, इंसॉल्वेंसी हो रही है, तो पार्टनरशिप फर्म से वो चला जाएगा, और वो जाएगा तो पार्टनरशिप फर्म भी बंद हो जाएगी। हाँ, मगर यदि पार्टनर्स बाकी बचे हुए आपस में इस बात का कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि एक पार्टनर के जाने से पार्टनरशिप फर्म को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म चलती रहेगी, तो नहीं पड़ेगा फ़र्क। बट यदि वो कॉन्ट्रैक्ट करने से चूक जाते हैं, नहीं करते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी। एक पार्टनर जाएगा तो पूरी पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी। तो कंटिन्यूटी कहाँ रही? ऐसे बिजनेस का क्या फ़ायदा? लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, ये सबसे बड़ी बात। बेटा जो पार्टनरशिप होती है वो एक लीगल बिजनेस नहीं है। लीगल का मतलब क्या है? यहाँ पर लीगली का मतलब है कि देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि गैर कानूनी बिजनेस है, इसे करना मना है, कानून ने मना किया हुआ है, नहीं। यहाँ पे इसका मतलब सिंपल सा है कि पार्टनरशिप फर्म जो होती है आपकी, उसे अपने अकाउंट्स लोगों को दिखाना जरूरी नहीं है। लोगों को, हमने अकाउंटेंसी में पढ़ा था, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग को हमें अपने अकाउंट शो करने पड़ते हैं। ठीक है, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग में पब्लिक भी आती है, गवर्नमेंट भी आती है। अब ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म की बात है तो पार्टनरशिप फर्म को अपने जो अकाउंट्स हैं, बुक्स हैं, किताबें हैं, खाते हैं, वे पब्लिक को दिखाना ज़रूरी नहीं है। पब्लिक को दिखाना नहीं है, कहीं किसी कानून में नहीं कहा गया है। तो लोगों का विश्वास यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि जिस बिजनेस के अकाउंट्स को पब्लिक नहीं देख सकती वो उस पर विश्वास भी नहीं करती। आप करें कंपनी की बात, तो कंपनी को पब्लिक को दिखाना ज़रूरी होता है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी के प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट न्यूज़पेपर में प्रिंट होते हैं, तो कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी देख सकता है। बट यदि बात करें पार्टनरशिप फर्म की, तो उसे तो दिखाना जरूरी नहीं है, वो तो कहीं प्रिंट नहीं करेगी।
तो पब्लिक किस पर ज़्यादा विश्वास करेगी, कंपनी पर कि फर्म पर, पार्टनरशिप फर्म पर? कंपनी पर करेगी। इस वजह से जो पब्लिक है उसका कॉन्फिडेंस पार्टनरशिप फर्म पर थोड़ा कम होता है। तो ये भी एक तरह का क्या है, लिमिटेशन है। ठीक है, ये आपके मेरिट्स और डिमेरिट्स थे, इनको आप पढ़ेंगे। इनमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। We were studying partnership. Now we are going to study types of partners. What are the types of partners in a partnership firm? कितने प्रकार के पार्टनर्स हो सकते हैं, किस किस तरह के पार्टनर्स हो सकते हैं, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं बेटा। तो कई तरह के पार्टनर्स होते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में। सबसे फर्स्ट वन जो पार्टनर्स होता है, एक पार्टनर हो सकता है एक्टिव वो वर्किंग पार्टनर। नाम से ही पता चल रहा है एक्टिव ओ वर्किंग। वो पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म में काम करता है, एक्टिव रहता है, अपनी ड्यूटी पूरी करता है, आता है, सामान बेचता है, सामान को खरीद के लाता है, प्रोडक्शन करता है, मार्केट में जाता है, मार्केटिंग करता है, रॉ मटेरियल खरीद के लाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, कुछ भी पार्टनरशिप का काम करता है, पार्टनरशिप का रिलेटेड जो भी काम है, एंगेज रहता है, वो एक्टिव पार्टनर होता है। देखिए, हमने बात करी थी जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। म्यूचुअल एजेंसी वर्ड जो था वो पढ़ा था, फीचर्स का, कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो उसमें यह आया था बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो बिजनेस सभी के सभी मिलकर कर सकते हैं या उनमें से कोई एक। तो जब सभी के सभी मिलकर कर रहे हैं तो सभी एक्टिव पार्टनर्स हैं, और उनमें से कोई एक कर रहा है, दो कर रहे हैं, तो जो काम कर रहे हैं वो लोग क्या कहलाएंगे, एक्टिव पार्टनर कहलाएंगे। इन्होंने अपनी कैपिटल भी लगाई है, हो सकता है कैपिटल लगाई हो बिजनेस में, ठीक है, प्रॉफिट लॉस भी मिलेगा, और बेटा साथ साथ ये बिजनेस में कार्य भी कर रहे हैं, ड्यूटी भी निभा रहे हैं, इन्हें ड्यूटी भी सौंपी गई है कि आपको ये भी काम करना है। इस तरह के पार्टनर को क्या कहा जाता है, एक्टिव और वर्किंग पार्टनर। बेटा दूसरी तरह का पार्टनर होता है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। नाम से ही पता चल रहा है, स्लीपिंग और डोरमेंट, जो कुछ नहीं करता, खाली, जिसका कोई भी योगदान नहीं होता, जो डे टू डे एक्टिविटी में अपना कोई भी हिस्सा नहीं लेता, जो अपने घर पर ही रहता है, ठीक है, वो पार्टनर कौन सा होता है, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। ये पार्टनर क्या करता है, केवल कैपिटल लगाता है, जब ईयर फिनिश होता है, ईयर एंडिंग पे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होता है, तो अपना प्रॉफिट या लॉस का हिस्सा जैसे भी होता है शेयर कर लेता है, डे टू डे एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता। डिसीजन मेकिंग होती है बिजनेस में कोई बड़े वाली, तो इसे बुलाया जाता है या इससे बात की जाती है, इससे भी इसकी सजेशन लिए जाते हैं। बट डे टू डे एक्टिविटी का ना तो कोई सजेशन लिया जाता, ना ये आता, ना ये काम करता है, तो ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं होता है। इसे कहा जाता है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। नेक्स्ट वन है आपका सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट, नाम से ही पता चल रहा है, सीक्रेट। सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। मत कौन नहीं जानता, पब्लिक नहीं जानती, बाहर वाले नहीं जानते। मतलब कि जो पार्टनर्स हैं वो तो जानते हैं, क्योंकि पार्टनर्स के जाने बिना तो कोई पार्टनर्स न्यू पार्टनर बन ही नहीं सकता। बट बाहर वाले लोग जानते ही नहीं कि ये बंदा भी पार्टनर। बाहर वाले लोग में कौन हो सकता है, बाहर वाले लोगों में हो सकता है क्रेडिटर्स, डेटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, लेनदार, जिन्हें हमसे पैसे लेने हैं, डेटर्स, जिन्हें हमें पैसे देने हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, बैंकर्स। वे लोग जानते ही नहीं है कि हमारा कोई इस तरह का पार्टनर भी है, इसने बिजनेस में कैपिटल भी लगाई है, ठीक है,
मैनेजमेंट पे भी पार्ट ले रहा है, ये प्रॉफिट लॉस भी मिलेंगे इसे, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है इसकी, बट इसके बारे में कोई जानता नहीं है। तो एक्टिव पार्टनर जो बिजनेस में पार्ट लेता है, सीक्रेट पार्टनर जो बिजनेस में पार्ट नहीं लेता है, सॉरी, एक्टिव पार्टनर जो बिजनेस में पार्ट लेता है, स्लीपिंग पार्टनर जो बिजनेस में पार्ट नहीं लेता, और सीक्रेट पार्टनर जिसके बारे में कोई जानता नहीं है। अब बात ये आती है, क्या सर सीक्रेट पार्टनर एक्टिव या स्लीपिंग हो सकता है? बिल्कुल, सीक्रेट पार्टनर एक्टिव भी हो सकता है और स्लीपिंग भी हो सकता है, या तो वो एक्टिव होगा या स्लीपिंग, सीक्रेट पार्टनर दोनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सीक्रेट एक्टिव या सीक्रेट स्लीपिंग। ओके, फिर नेक्स्ट बात है, जो नेक्स्ट तरह का पार्टनर है वो है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर का मतलब है नाम मात्र का पार्टनर, केवल नाम। आपका एक बिजनेस है, चलिए छोड़िए, मैं बोलता हूँ, मेरा एक बिजनेस था और मैंने क्या करा, वो बिजनेस सेल कर दिया किसी और को। अब मैंने जब वो बिजनेस सेल करा, अपने नाम के साथ सेल कर दिया, जिस नए पर्सन को बिजनेस सेल करा वो मेरे नाम के साथ ही, दुकान के नाम, मेरे नाम के साथ ही वो बिजनेस संभालता है। मतलब हुआ क्या कि बस दुकान पे, बिजनेस पे बैठने वाला बदल गया, बाकी बिजनेस वैसे ही चलता रहा। मालिक बदल गया, बाकी बिजनेस वैसे ही चलता रहे। नाम के साथ मालिक कोई और हो गया, ओनर कोई और बन गया, प्रोप्राइटर कोई और बन गया, बाकी सब कुछ वैसे ही चलता रहे। तो ऐसे बिजनेस को नॉमिनल नाम मात्र का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है नॉमिनल पार्टनर में, कि एक पार्टनर ने, एक व्यक्ति ने अपने बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म को बेच दिया। अब जिस व्यक्ति ने अपने बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म को बेचा है, उस व्यक्ति को नॉमिनल पार्टनर कहा जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपना नाम क्या कर दिया, बिजनेस को दे दिया। ना तो उसने कोई कैपिटल लगाई है, ना ही उसे कोई प्रॉफिट लॉस मिलेगा बिजनेस से, ना ही उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, उसे घर से कुछ देना पड़ेगा। केवल उसका रोल इतना है कि उसने बिजनेस को, पार्टनरशिप फर्म को अपना नाम यूज करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। उसने अपना बिजनेस पार्टनरशिप फर्म को बेचा था, उसने अपनी नेम और गुडविल यूज करने के लिए अलाउ करा था बिजनेस को, ठीक है, इसलिए वो नाम मात्र का पार्टनर है। नेक्स्ट पार्टनर है पार्टनर बाय एस्टोपेल। बेटा एस्टोपेल है lawfully what you said you cannot deny। मैंने बोला lawfully what you said you cannot deny, lawfully what you said you can't deny। कानूनन आपने जो कह दिया आप उससे मुकर नहीं सकते। फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, lawfully what you said you cannot deny। मतलब आप यदि किसी बात को कह रहे हैं तो वो बात सच ही है, ये माना जाता है। आप झूठ नहीं बोलते, कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता नॉर्मली, ये रूल है, सबको फर्स्ट टाइम सच ही माना जाता है। यही एस्टोपेल है। अब इसे समझते हैं, कैसे समझें? एक पर्सन अपने वर्ड्स में, अपने मुंह से खुद कह रहा है कि वो पार्टनर है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म का, इस पार्टनरशिप फर्म का मैं पार्टनर हूं। और जब वो कहना है मैं पार्टनर हूं, तो सामने वाला क्या सोचेगा कि हाँ भाई ये पार्टनर होगा। जब वो अपने मुंह से कह रहा है, एस्टोपेल कह रहा है लॉफुली व्हाट ही सेड ही कैन नॉट डिनाई। अब वो अपने मुंह से कह रहा है तो वो मना तो कर नहीं सकता, तो वो सच ही बोल रहा है कि मैं पार्टनर हूं, तो हाँ वो पार्टनर है। तो वो क्या बन गया, पार्टनर बाय एस्टोपेल। एग्जाम्पल लेते हैं, ए एंड बी आर टू पार्टनर्स ऑफ ए फर्म। ए बी दो पार्टनर्स हैं फर्म के, इन दोनों ने पार्टनरशिप फर्म खोली है।
एक दिन जैड इनके साथ जा रहा है, जैड एक पार्टनर नहीं है बट जैड इनके साथ मार्केट में जा रहा है। अब जैड AB के साथ जब मार्केट में गया, AB को अपनी पार्टनरशिप फर्म के लिए कुछ क्रेडिट पे, उधार पे सामान चाहिए था। AB को मिला नहीं, जैड ने कह दिया दुकानदार को, अरे मैं भी पार्टनर हूं, मैं भी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूं। जैड जबकि पार्टनर नहीं था बट जैड ने क्या कर दिया, बोल दिया। तो दुकानदार ने क्या कर दिया, उधार सामान दे दिया जैड को पार्टनर मान के। तो क्योंकि जैड ने बोल दिया कि वो पार्टनर है, तो अब जैड भी पार्टनर बन गया। जैड भी पार्टनर क्या हो गया बेटा, बन गया। इसे कहते हैं पार्टनर बाय एस्टोपेल। अब इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है, इसमें दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए। क्या जैड को प्रॉफिट मिलेगा? अब जैड ने कह दिया कि मैं पार्टनर हूं, तो जैड को प्रॉफिट मिल जाएगा? नहीं, जैड को प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्या जैड को कैपिटल लगानी पड़ेगी बिजनेस में? नहीं, जैड को कैपिटल नहीं लगानी पड़ेगी। तो जैड ने अपने मुंह से कह दिया कि वो पार्टनर है, ना तो जैड को कैपिटल लगानी, ना जैड को प्रॉफिट मिलेगा। AB को फायदा हो गया, उन्हें उधार सामान मिल गया। तो क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ा, कैसे पड़ा? यदि A एंड B जिसने उधार सामान दिया उसे पैसे नहीं देते हैं, तो अब पैसे किसे देने पड़ेंगे? जैड को देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जिसने उधार सामान दिया उसने ये सोचकर क्रेडिट पे सामान दिया था कि जैड पार्टनर है। जैड कौन है? पार्टनर है। ये है पार्टनर बाय एस्टोपेल। आपने अपने मुंह से कहा था ना उस दिन कि आप पार्टनर हैं, अब वो पैसे नहीं दे रहे हैं NP, तो आपको जैड पैसे देने पड़ेंगे। ये वाली बात कहलाती है पार्टनर बाय एस्टोपेल। समझ में आ रही है बात? लास्ट बार है जो पॉइंट है हमारा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये भी बिल्कुल एस्टोपेल के जैसा है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? केस वही है, A एंड B के साथ जैड मार्केट में जा रहा है। A एंड B पार्टनर है, जैड पार्टनर नहीं है। A एंड B को उधार सामान नहीं मिल रहा है। अब की बार जैड ने नहीं कहा वो पार्टनर है, A एंड B शॉपकीपर से कह रहे हैं जैड हमारा पार्टनर है। A एंड B क्या कह रहे हैं? जैड हमारा पार्टनर है। जैड ने नहीं बोला है, कौन बोल रहा है? A एंड B कह रहे हैं जैड हमारा पार्टनर है। बट जब A एंड B ने ये वाली बात कही, जैड ने मना भी नहीं किया। जैड ने मना भी नहीं किया। अरे भाई, कोई आपको कह रहा है कि आप पागल हो, तो आप मना करोगे ना कि नहीं हम पागल नहीं हैं, या कहोगे हाँ, या चुप खड़े रहोगे, उन्हें दिखाओगे कि आप पागल हो? नहीं, आप कुछ ना कुछ तो ऐसा रिएक्शन करोगे जिससे पता चले कि आप पागल नहीं हो, और आप चुपचाप खड़े हो, या आप पागलों की हरकतें करने लग जाओ एट द सेम टाइम, तो साबित हो जाएगा ना सामने वाला सच कह रहा है। तो यही वाली बात हुई। A एंड B कह रहे हैं जैड हमारा पार्टनर है और आपने मना भी नहीं किया, तो शॉपकीपर ने क्या सोच लिया कि हाँ जैड भी पार्टनर होगा। क्या लिखा है? जैड डज नॉट डिनाई सच इम्प्रेशन। जैड ने ये वाली बात मना नहीं करी, तो जैड पार्टनर मान लिया गया। तो इस केस में भी सेम रूल लगेगा, ना तो जैड को कैपिटल लगानी, ना जैड को प्रॉफिट मिलेगा। बस जब A B यदि पैसे नहीं देते शॉपकीपर को, तो वो पैसे किसको देने पड़ेंगे? जैड को देने पड़ेंगे। ऐसे पार्टनर को कहा जाता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इसे पार्टनर दूसरों ने जबरदस्ती बना दिया, था नहीं फिर भी बना दिया। तो इन टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं बेटा जो आपको पढ़ने हैं। इनमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू रीड पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है पार्टनरशिप का समझौता। व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप डीड? तो एज वी रीड इन पार्टनरशिप डेफिनेशन कि पार्टनरशिप करते समय पार्टनर्स एग्रीड होते हैं। एग्रीड होने का मतलब पार्टनर्स समझौता करते हैं कि वो पार्टनरशिप
किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे करेंगे। वो सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो दो तरीके से हो सकती हैं बेटा, दैट कुड बी इन वर्बल फॉर्म और रिटन फॉर्म। या तो वो वर्बल का मतलब ओरल हो सकती हैं या फिर वो रिटन हो सकती हैं। तो उन सब टर्म्स कंडीशंस ही यहाँ पर बात चल रही है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इज़ दैट कि यदि पार्टनरशिप की टर्म्स कंडीशंस को हम ओरल रखेंगे तो वहाँ पर भूलने की चांसेस रहेंगे, पार्टनर्स भूल सकते हैं, गलतियाँ हो सकती हैं, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। तो बेटर वे क्या है इस लड़ाई से बचने का? बेटर वे है कि हम रिटन एग्रीमेंट कर लें, टर्म्स कंडीशन को रिटन में लिख कर रख लें। यदि हम टर्म्स कंडीशंस को रिटन में लिख कर रख लेंगे तो डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। हमें पता होगा रिटन एग्रीमेंट हमारे यहाँ पहले से है, तो सारी की सारी टर्म्स कंडीशन के लिए रिटन एग्रीमेंट के में जाइए और वो एविडेंस है उसके हिसाब से हम फॉलो करेंगे। ठीक है कि नहीं? तो दैट रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड इज द रिटन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाइज द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट गवर्न द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड एक लिखित समझौता है जिसके द्वारा पार्टनरशिप की जितने भी टर्म्स कंडीशंस हैं वो बताई जाती हैं पार्टनर्स के बीच में। समझ आई आपको बात? क्या है पार्टनरशिप का समझौता? पार्टनरशिप का समझौता एक लिखित समझौता है जिसमें पार्टनर्स की सारी टर्म्स कंडीशन को लिख कर रखा जाता है कि वो किस तरह से कार्य करेंगे। क्या क्या होता है उसमें कि नेम क्या है पार्टनरशिप फर्म का, बिजनेस क्या करेंगे, कहाँ पर करेंगे, ब्रांचेस कहाँ पर होंगी, ड्यूरेशन कितने समय के लिए करेंगे, हर पार्टनर कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा, कैपिटल कितनी लगाएगा, प्रॉफिट लॉस रेशो क्या रहेगा, ड्यूटीज़ क्या होंगी पार्टनर्स की, सैलरी क्या मिलेगी, कोई भी पार्टनर कभी भी पैसे निकालेगा कितने निकालेगा, एडमिशन रिटायरमेंट के लिए टर्म्स कंडीशन क्या होंगी, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, डिसोल्यूशन कैसे होगा, अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, यदि कोई झगड़ा हो गया तो उसका निपटारा कैसे किया जाएगा। ये सभी चीज़ें उस पार्टनरशिप डीड में लिखी जाएंगी। मतलब कि हर तरह की टर्म्स और कंडीशंस जो हैं उस रिटेन एग्रीमेंट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो उसे ही पार्टनरशिप डीड कहा जाएगा। ओके, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू। Guys, we are going to read now need for registration of partnership firm. पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है या नहीं है? तो बात यहाँ पर आती है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि देखिए मे गेट द फर्म रजिस्टर्ड, कि कोई भी पार्टनर्स चाहे तो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। में कंपलसरी नहीं है बट नेसेसरी है, ज़बरदस्ती नहीं है बट आवश्यक है। यदि आप करा लेंगे तो उससे आपको कुछ फ़ायदे होंगे, नुकसान नहीं होंगे। ठीक है ना? क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन है वो कंक्लूसिव प्रूफ है, इस बात का एविडेंस है कि आपकी जो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है। अब कंक्लूसिव प्रूफ कैसे काम करता है? कंक्लूसिव प्रूफ ऐसे काम करता है कि यदि कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म पर मुकदमा करना चाहे किसी डिस्प्यूट की स्थिति में, कोई झगड़ा हो जाए और उसे गुस्सा आ जाए पार्टनरशिप फर्म पे, किसी दूसरे पार्टनर पे गुस्सा आ जाए और वो उस वजह से स्यू करना चाहता है, मुकदमा करना चाहता है पार्टनरशिप फर्म पे, बट कोर्ट क्या कहेगा? कोर्ट कहेगा भाई तुम तो ऐसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, हम तो मानते ही नहीं ऐसी कोई पार्टनरशिप फर्म है। जो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं हम उसे मानते नहीं, इसलिए उसका मुकदमा भी नहीं किया जा सकता। तो बताओ क्या ऐसी पार्टनरशिप फर्म का कोई फ़ायदा है बनाने का जो मुकदमा भी नहीं कर सकती?
जिसमें जस्टिस नहीं मिल सकता, न्याय नहीं मिल सकता। न्याय तब मिलेगा जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। तो फिर दोबारा से बात वही, क्या कंपलसरी नहीं है बट नेसेसरी है। जबरदस्ती नहीं की कराओ रजिस्ट्रेशन, बट जबरदस्ती ना करते हुए भी आवश्यक हो गया, नेसेसरी हो गया कि आप रजिस्ट्रेशन करा लो। यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या क्या भुगतना पड़ेगा आपको। एक पार्टनर मुकदमा नहीं कर सकता, ना तो फर्म पे ना दूसरे पार्टनर्स पे। फर्म मुकदमा नहीं कर सकती किसी बाहर वाले पे, फर्म मुकदमा नहीं कर सकती किसी पार्टनर पे। तो फ़ायदा क्या होगा, ना तो फर्म पार्टनर पे मुकदमा कर सकती, ना बाहर वालों पे मुकदमा कर सकती, ना पार्टनर मुकदमा कर सकता फर्म या किसी पार्टनर पे। तो ऐसी फर्म का तो होने का भी कोई फ़ायदा नहीं। इससे अच्छा तो उसका रजिस्ट्रेशन ही करा लेना चाहिए। तो यहाँ पर यही वाली बात बताई, क्या एक पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, तो जरूरी है या नहीं। तो ज़बरदस्ती नहीं है बट आवश्यक है, आपके साथ कंपलसरी नहीं है बट नेसेसरी है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये बात है आपके सामने। इसके बाद बात आती है कि तरीका क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा। फर्म को यदि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो कैसे कराएंगे। सिंपल कुछ नहीं करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाना है। जिस भी स्टेट में, जिस भी राज्य में आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म खोली हुई है, हेड ऑफिस है आपका, वहाँ के रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाना है। उसके बाद पास एक एप्लीकेशन जानी है सारे पार्टनर्स की साइन की हुई, जिसमें नेम ऑफ फर्म, कहाँ हेड ऑफिस है, किस तरह का बिजनेस करती है, पार्टनर्स का नाम, किस डेट को पार्टनर्स बने थे, उनके एड्रेसेस, कितने समय के लिए पार्टनरशिप हम खोली, साथ में फीस जमा कराएंगे। पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन का उसी दिन एक सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार दे देगा, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला तो इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो गई, आपका काम हो गया। तो सिंपल सी बात ये पता चली पूरी बात समझने के बाद कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है बट नेसेसरी है, क्योंकि यदि आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपका फ़ायदा ही होगा। ओके, यदि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो यू कैन